जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। और आप सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी की क्लास आप देख रहे हैं और आपके इस सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपके यूनिट फर्स्ट में जो सेमेस्टर 2 के तहत आपका जो आप एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है, एक्चुअली में आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी इसको कहते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था कि हम लोग सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी के क्लासेस कर रहे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का वायुमंडल। अब देख सकते हैं ये जो फिगर है, इस फिगर में आपकी पृथ्वी की, हमारी पृथ्वी की, इसमें डायग्राम्स को दिखाया गया है। लेकिन एटमॉस्फेयर को देखने से पहले आप ये जाने कि ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता क्या है। पहली बात तो ये है कि आप देखिएगा कि हमारी पृथ्वी का ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो निर्माण होता है वह 3 कंपोनेंट्स के मिलने से होता है। यानी जब 3 कंपोनेंट्स, 3 प्रमुख जो घटक हैं, जब उनका आपस में मिलन होता है तो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। यानी सबसे पहले इसमें आप देखिएगा कि इस एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स में विभिन्न प्रकार की गैसें शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि इस एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स में जलवाष्प शामिल है और इस एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स में धूलकण शामिल है। यानी जब इन 3 कंपोनेंट्स का मिलन एक दूसरे के साथ होता है तो हमारा ये एटमॉस्फेयर बनता है। और एक्चुअली में यही हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारा बन गया एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल बन गया। तो ये हमारा वायुमंडल है। अब रही बात कि अगर हम लोग बातें करें कि हमारे वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जिन गैसों की मैं बातें कर रहा हूं, जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इन गैसों में आखिर वो कौन सी गैस है, इन गैसों में आखिर वो कौन सी गैस है जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा इनकी मौजूदगी है। तो एक्चुअली में आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.8%, उसके बाद आर्गन है 0.93% और उसके बाद है CO2 0.03%। ये अलग बात है कि आज की डेट में यह जो CO2 है यह बढ़कर हो गया है 0.045%। यानी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह गैस है आपको नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सी गैस है? तो आर्गन है। उसके बाद कौन सी गैस है? तो CO2 है। अब रही बात कि जैसे जैसे हम अपनी पृथ्वी से, चूंकि ये हमारी पृथ्वी है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर जो येलो कलर का दिया हुआ है यह एक्चुअली में ये कंटिनेंट है और ये जो नीले कलर के है ये हमारी ओशियन है। अगर हम यूं कहें कि अगर हम इसको अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से अगर मैं इसे आपके सामने दिखा दूं तो एक्चुअली में आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारी पृथ्वी है। और जब इस पृथ्वी से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे ये जो वायुमंडलीय संघटक हैं, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स हैं, उनकी डेंसिटी में, उनके घनत्व में कमी आती है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे
वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें गैसें हैं, धूलकण है, जलवाष्प है, उनकी मात्रा में लगातार कमी आती है। अब रही बात कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे हम अपने इस पृथ्वी के आंतरिक, ये जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ये वायुमंडलीय परतें हैं, उसको कई परतों में बांटते हैं। सबसे पहली परत तो ये है, ये देखिए, ये सबसे पहली परत है जिसको हम लोग, ये सबसे पहली परत है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो एक्चुअली में ये है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद कौन सा स्फीयर आता है? तो ये हमारा जो स्फीयर है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये देखिए, इसके बाद यहां पर ये देखिए, तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर का एरिया हो गया। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद हमारा जो है ये आयनोस्फीयर है, और आयनोस्फीयर के बाद हमारा है ये एक्सोस्फीयर। ये एक्सोस्फीयर यानी हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, यह पृथ्वी का वायुमंडल यह कई परतों के तहत जो है इसकी मौजूदगी है। जैसे मैंने कहा कि ये है ट्रोपोस्फीयर, ये है ट्रोपोस्फीयर, ये देखिए ये ट्रोपोस्फीयर है जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। अब रही बात, ये जो क्षोभ मंडल है, इसका नाम क्षोभ मंडल क्यों है? इसका नाम क्षोभ मंडल इसलिए है क्योंकि इस क्षोभ मंडल में जितने भी टर्बुलेंस है, जितने भी डिस्टरबेंस है, जितने भी विक्षोभ हैं, सब के सब इसी मंडल में परिघटित होता है। जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश का होना, आंधी तूफान का आना, तो इस तरह के जो भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में विक्षोभ पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में इस तरह के टर्बुलेंस पैदा होता है, उस वजह से इसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये जो क्षोभ मंडल है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है, वह है 18 किलोमीटर, यानी 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई। कहां पर? विषुवत रेखा पर, यानी जहां विषुवत रेखा है, उस विषुवत रेखा के पास इसकी जो ऊंचाई है वह है आपको 18 किलोमीटर। जबकि जहां पर पोल है, उस पोल के पास इसकी जो हाइट है हमारे क्षोभ मंडल की, तो पोल के पास हमारे ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट है वह 8 से 9 किलोमीटर, जबकि इसकी जो औसत हाइट है वो 13 से 14 किलोमीटर है, यानी 13 से 14 किलोमीटर हमारी क्षोभ मंडल की औसत मोटाई है। लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई 18 किलोमीटर है, जबकि पोल्स पर 8 से 9 किलोमीटर है। अब इस चूंकि इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मंडल में तापमान में गिरावट आती है, तापमान में कमी आती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है पर किलोमीटर की हाइट पर जाने पर। यानी जब हम लोग क्षोभ मंडल में जाते हैं और हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। इस होने वाली कमी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको। ये नॉर्मल लैप्स रेट है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, और हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। यही वजह है कि यहाँ पर अगर कोई पर्वत है, यहाँ पर अगर कोई माउंटेन है, सपोज देखिए कि यहां पर अगर कोई ये माउंटेन है, सपोज ये माउंटेन है, तो इस माउंटेन के शीर्ष पर, इस माउंटेन के शीर्ष पर बर्फ की मौजूदगी होती है। देखिए यहां पर बर्फ की मौजूदगी है। अब आपने कभी क्या सोचा है कि पर्वतों की चोटियों पर ही बर्फ क्यों पाई जाती है? पर्वत की चोटियों पर बर्फ पाई जाती है, जबकि इसके निचले भागों में बर्फ नहीं पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आ रही है, तापमान में गिरावट आ रही है, और जिसकी वजह से
बर्फ की चोटियों का तापमान इतना कम हो जाता है, वह फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बर्फ की टोपियां पाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि इस क्षोभ मंडल में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब के सब इसी क्षोभ मंडल में रहते हैं। हम लोग जितने भी आदमी हैं, सब के सब इसी क्षोभ मंडल में हैं। जितने भी जीव हैं, उनका अस्तित्व इसी मंडल में है। इसीलिए इस क्षोभ मंडल को जीव मंडल भी कहा जाता है। इस क्षोभ मंडल को जीव मंडल के नाम से भी पुकारा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव किस मंडल में रहता है या जीव जंतु किस मंडल में रहते हैं, उसमें लिखा रहेगा क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल, क्या कौन सा होगा? तो चूंकि आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल। अब रही बात कि इस क्षोभ मंडल में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बहुत तेज आंधी आती हैं, और आंधियां इतनी तेज होती है, हवाएं इतनी तेज होती है, जिसकी वजह से इस मंडल में हवाई जहाजों को नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि हवाई जहाजों को जब उड़ाया जाएगा तो वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगी। इस मंडल में हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाया जाता है, लेकिन लंबी दूरी के जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उन्हें यहाँ पर नहीं उड़ाया जाएगा, बल्कि उनको समताप मंडल में उड़ाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाया जाता है। यानी हवाई जहाजों का संचालन समताप मंडल में होगा। तो चूंकि हमने देखा कि इस क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी परिवर्तन होता है, यह जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है यह ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है और शीत ऋतु में घट जाती है। यानी हम लोग देखते क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है, जबकि शीत ऋतु में घट जाती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा मंडल है जिसकी ऊंचाई, जिसकी मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है, शीत ऋतु में घट जाती है। तो एक्चुअली में यही वो क्षोभ मंडल है जिसकी ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती है और शीत ऋतु में कम हो जाती है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके एग्जाम्स में। तो मैंने इसमें ये कहा, मैंने इसमें आपको ये कहा कि जैसे कि हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि चूंकि यह जो है, इसको मैंने कहा कि ये तो हमारा ट्रोपोस्फियर हो गया, ये तो हमारी पृथ्वी हो गई, और ये ठीक ये ट्रोपोस्फियर हो गया जिसकी हम लोग बातें कर रहे थे, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब चूंकि इस ट्रोपोस्फियर के बाद हमारा जो है यह जो लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर को हम लोग कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। ये स्ट्रेटोस्फियर जिसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल है ये। अब चूंकि इस मंडल में मैंने तो कहा था आपसे शुरू में कि चूंकि ये तो हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी है, और मैंने कहा था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आ रही थी। लेकिन जब हम लोग इस मंडल में जाते हैं तो इस समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है, बल्कि टेम्परेचर एक जैसा होता है, जिसकी वजह से इसको समताप कहते हैं। इक्वल टेम्परेचर वाला यह लेयर कहलाता है। अब चूंकि यहाँ का टेम्परेचर इक्वल होता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वायु दबाव होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, यानी वायु के दबाव में कोई अंतर नहीं होता है, और वायु के दबाव में अंतर नहीं होने की वजह से इसमें हवाएं बिल्कुल शांत होती हैं। और जब हवाएं शांत होती हैं, जिसकी वजह से इस मंडल में एरोप्लेन जो हवाई जहाज होते हैं, उस हवाई जहाज को इस मंडल में उड़ाया जाता है। यानी एरोप्लेन का संचालन इसी मंडल में होता है, यानी हवाई जहाज इसी समताप मंडल में इसको उड़ाया जाता है। अब चूंकि जो समताप मंडल है इसकी जो ऊंचाई है वह आपको 18 से लेकर 32 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका जो ऊपरी विस्तार है वह 50 से 60 किलोमीटर तक चला जाता है समताप मंडल के। अब चूंकि इसी समताप मंडल में ओजोन गैसों का लेयर है, यानी इसी में O3 गैस की मौजूदगी है। ये देखिए इसमें
ये ओजोन गैसों की मौजूदगी है, इसी में ओजोन गैस ही पाई जा रही है। अब ओजोन गैस यानी O3 जिसको हम लोग कहते हैं O3 गैसों की विशेषता ये होती है कि चूंकि अगर ये सूर्य है और सूर्य की जो किरणें आ रही हैं पृथ्वी के धरातल की तरफ, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वे शॉर्ट वेव में आती हैं, लघु तरंगों के रूप में आती हैं। और उन लघु तरंगों में क्या होता है भाई, तो वह चार्ज और अनचार्ज दोनों नेचर का होता है, आवेशित और अनावेशित दोनों नेचर का होता है। और चूंकि जब ये सूर्य की किरणें आती हैं तो इसमें यूवी रेज होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होता है। यह अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट पृथ्वी के धरातल तक चली आए तो हमारे स्किन में क्या हो जाएंगे, जख्म हो जाएंगे, यानी स्किन कैंसर का कारण बन जाएगा, आंखों से संबंधित बीमारियां होंगी। लेकिन ये जो हमारा O3 है ये ओजोन गैस है। ओजोन गैस क्या करता है कि इस गैस को यहीं पर रोक लेता है, उसे अवशोषित कर लेता है, उसे फिल्टर कर लेता है और पृथ्वी के धरातल तक इसे आने नहीं देता है। तो जब यूवी रेस नहीं आ पाती हैं तो हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं, यानी इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सबों की रक्षा यह ओजोन लेयर करता है। इसलिए इस ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं, तो ये इसका आंसर आपको होता है ओजोन परत को। इसको कहते हैं ओजोन परत को, यानी ओजोन जो लेयर है उसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से इसको पुकारा जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा ओजोन लेयर। अब चूंकि इस ओजोन लेयर से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारा ये मिलता है कौन सा लेयर भाई, ये हमारा जो लेयर है इसी का नाम है आयनोस्फीयर। इसी के नीचे जो है कि हमारा है ये मेसोस्फीयर, हम लोग कहते हैं इसको मेसोस्फीयर, इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। तो यह थर्मोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर ये दोनों मिलने के बाद हमारा बनता है आयनोस्फीयर, यानी थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं आयनोस्फीयर। और चूंकि इसी आयनोस्फीयर में जो ध्रुवीय ज्योति होती है, पोलर लाइट्स होता है, इसी में नजर आता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ध्रुवीय ज्योति है, इस तरह की जो लाइटिंग है, तो वो ध्रुवीय ज्योति हमारे आयन मंडल में नजर आती है। दूसरी तरफ यह है कि पृथ्वी के धरातल से आने वाली जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो तरंगे होती हैं, उनको ये पृथ्वी के धरातल की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। यहां से अगर ये आ रही है तो इन्हें पृथ्वी के धरातल की ओर लगातार रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें रेडियो तरंगे आसानी से मिल पाती हैं। यानी आयन मंडल की उपस्थिति के कारण क्या होता है भाई, गैसों का आयनीकरण होता है। यह पृथ्वी के धरातल से जाने वाली रेडियो तरंगों को पुनः जो है कि पृथ्वी के धरातल की ओर परावर्तित कर देता है। यानी कि रेडियो संचार की दृष्टि से यह हमारा आयनोस्फीयर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्चुअली में इस आयनोस्फीयर की जो अधिकतम ऊंचाई है वह 640 किलोमीटर तक है, यानी यह 80 किलोमीटर से शुरू होता है, 640 किलोमीटर तक चला जाता है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 60 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है, या यूं कहें कि ओजोनोस्फीयर का ऊपरी विस्तार 60 किलोमीटर तक है, तो 60 से 80 किलोमीटर तक हमारा ये मेसोस्फीयर होता है, और 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक ये हमारा थर्मोस्फीयर होता है, और 640 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा एक्सोस्फीयर की मौजूदगी है, यानी बाह्य मंडल की मौजूदगी है। ये जो मंडल है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर, यही वायुमंडल है। और इसी वायुमंडल में अधिकांश ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, उसको हम लोग स्थापित करते हैं। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है उसको हमने कहा कि ये हमारा ट्रोपोस्फियर है। सबसे पहले हमारा है ये ट्रोपोस्फियर, दूसरा हमारा है स्ट्रेटोस्फियर,
तीसरा हमारा है ओजोनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर। चौथा हमारा इसमें है आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। और इसमें जो पांचवा है वह है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस मंडल में जीवों का निवास होता है, किस मंडल में जीव रहते हैं। देन योर आंसर इज, क्या होगा उसमें आपका आंसर, उसमें आंसर होगा क्षोभ मंडल। एक नंबर में जो लिखे वही ट्रोपोस्फीयर है। तो किस मंडल में जीव रहते हैं तो क्षोभ मंडल में, किस मंडल में मानव रहते हैं तो क्षोभ मंडल में, किस मंडल को मौसमी मंडल कहते हैं तो क्षोभ मंडल को। चूंकि जितने प्रकार की मौसमी घटनाएं होंगी सब क्षोभ मंडल में होंगी। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई किस ऋतु में बढ़ जाती है तो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है, शीत ऋतु में घट जाती है। क्यों ऐसा होता है, तो चूंकि संवहनीय हवाएं जब चलती हैं तो वह जो है कि जो भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स है उसको ऊंचाई तक लेकर जाती हैं। तो इस तरह से क्षोभ मंडल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कहाँ होती है तो विषुवत रेखा पर। क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई कितनी होती है तो 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है तो 8 से 9 किलोमीटर। कहाँ न्यूनतम मोटाई होती है, मिनिमम थिकनेस होती है तो पोल्स के पास होती है। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है तो 13 से 14 किलोमीटर। तो इस तरह से क्षोभ मंडल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम हो जाता है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किलोमीटर की हाइट पर कम हो जाता है, जिसको नॉर्मल लेफ्ट साइड कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर कौन सा मंडल है तो इसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल क्यों है, इसलिए है कि उसका तापमान हमेशा इक्वल रहता है। इक्वल होने की वजह से इस मंडल में हवाई जहाजों को उड़ाया जाता है, क्योंकि उसमें जो वायुदाब होती है एक समान होती है, उसमें वायुदाब में कोई अंतर नहीं होता, जिसकी वजह से हवाएं नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से हवाओं का कोई अवरोध नहीं होता है और इसमें लंबी दूरी के हवाई जहाजों को आसानी से समताप मंडल में उड़ाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस मंडल में मौजूद है तो ओजोन परत की मौजूदगी जो है वह समताप मंडल में है। ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक कितनी किलोमीटर पर है तो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा है। ओजोन जो परतें होती है उसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। अब चूंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित जो कर रहा है ओजोन परत है, और चूंकि इस ओजोन परत को जो सर्वाधिक क्षति होती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्सेज है वह एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, परफ्यूम है, शेविंग क्रीम है, ड्राइस है। इस तरह की चीजें जो होती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन परत को क्या करती है, उसको तोड़ती है, उसका क्षय करती है। यही वजह है कि इस ओजोन परत में ध्रुव के ऊपर यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर यहां पर सबसे बड़ा होल हो चुका है, यानी ओजोन परत का क्षय होने के कारण ओजोन परत के डिफ्लेशन का कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के ऊपर जो है ओजोन परत में बहुत बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से ये सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी के धरातल तक आ जाती हैं, जिसकी वजह से अर्जेंटीना में, चिली में इस तरह के जो हाई लेटिट्यूड्स वाले कंट्री है वहां पर पशुओं में अंधापन की समस्या हो रही है, स्किन कैंसर की समस्या हो रही है। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉप्सन इसमें जो होता है डॉप्सन तो एक्चुअली में उससे जो है कि ओजोन परत की मोटाई का जो है कि मापन किया जाता है डॉप्सन के माध्यम से। ओजोन परतों की मोटाई का मेजरमेंट डॉप्सन के माध्यम से हम लोग करते हैं। इसके ऊपर कौन सी परत है तो ये आयन मंडल है। आयन मंडल में ये होता है कि पृथ्वी के धरातल से आने वाली जो रेडियो तरंगे हैं उसे पृथ्वी के धरातल की ओर पुनः परावर्तित कर दी जाती है, जिसकी वजह से हम लोग रेडियो संचार की सुविधाओं को आसानी से सुन पाते हैं। आप एफएम रेडियो सुनते हैं, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, तो एक्चुअली तो उसके लिए जो जिम्मेदार है यही हमारा आयन मंडल है, जो कि इस तरह को तरंगों को परावर्तित कर देता है। दूसरी बात यह है कि इस आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति पैदा होती है और ध्रुवीय ज्योति इसी मंडल में देखा जाता है। तो इस तरह से आयन मंडल में यहाँ गैसों का आयनीकरण होता है। इसके कई सब लेयर्स होते हैं, डी लेयर, E1 लेयर, E2 लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर, G लेयर, इस तरह से इसके कई लेयर्स होते हैं। और सबसे ऊपर जो है यह एक्सोस्फीयर है, यानी सबसे ऊपर जो है यह वायुमंडल है, इसको वायुमंडल कहते हैं। इसकी अधिकतम ऊंचाई मैंने लिख दिया है 10,000
किलोमीटर तक इसकी अधिकतम ऊंचाई है और अधिकांश जो कृत्रिम उपग्रह हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इसी मंडल में इन्हें स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है और इस वायुमंडल से आपके सेमेस्टर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगला मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला जो मैं क्लास लूंगा वह क्लास हमारा होगा एयर मासेस यानी वायु राशियां। तो अगला हमारा जो सेमेस्टर 2 का जो टॉपिक है वह एयर मासेस है, वायु राशियां हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।